क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसा एक कंसेप्ट है कि और इससे कोई वेर्ड कंसेप्ट नहीं हो सकता क्वांटम मैकेनिक्स में। ये सबसे सबसे वेर्डेस्ट कंसेप्ट है जो कि क्लासिकल वर्ल्ड से पूरे तरह का अलग है। ये जो कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने ये उस टाइम रियलाइज किया था। और 1935 में सेम ईयर में आइंस्टाइन, पोडोल्स्की, रोजन, ये तीनों साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पेपर लिखा था, कैन क्वांटम थ्योरी बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट थ्योरी, ओके, और कैन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट। ये उनका एक पेपर था। और उन्होंने ये एंटेंगलमेंट को लेके आर्गुमेंट दिया था कि क्वांटम थ्योरी जो है शायद ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, उससे कुछ अच्छा थ्योरी शायद हो सकता है या कुछ आगे का थ्योरी हो सकता है जो कि क्वांटम थ्योरी एक लिमिटिंग केस में आ सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। बहुत दिनों बाद ये बोल के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि वीडियोस जो है वो रेगुलरली आ नहीं पाती। बट मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ और अच्छे अच्छे लोगों को आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो आज जिनको मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूँ, जिनको आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, जिनसे बातचीत आप लोगों को जिनसे रूबरू करवाने वाला हूँ, क्वांटम फिजिक्स में उनका बड़ा नाम है। और क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम इंफॉर्मेशंस में, क्वांटम कंप्यूटेशंस में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो सेशन के बाद सर से आप काफी सारे डाउट्स जो है वो पूछ भी सकते हैं। मैं भी अपने काफी सारे डाउट्स लेकर आया हूँ, आज सर से उस बारे में बात होगी। और बात होगी सर के बारे में, रिसर्च और सर के बारे में, दोनों जगह बात करेंगे और जानेंगे कि हाउ एन इंडियन साइंटिस्ट इज मेड एंड हाउ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन इंडिया। सारी चीजें जानेंगे आज रोजेंडर टॉक्स पर। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण के पति HRI से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजेंडर टॉक्स पर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज वेरी नाइस एफर्ट दैट यू हैव इनिशिएटेड, सो आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। सबसे बेसिक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, किसी भी तरह से हम लोग क्वांटम वर्ड का जब नाम लेते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में काफी फैंसी सी आती है कि वो नील डिग्री टाइसन जैसे एक शो में दिखा रहे हैं पूरा एनिमेशंस वगैरह के साथ, तो वो चीजें आती हैं। बट क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम कंप्यूटेशन, ये दो चीजें जो है वो काफी नई जो है, नई टर्म्स मैंने सुनी। तो इनके बारे में एक तो हमें बताइए, और क्वांटम इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम किस बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल हमारा मोटिव क्या है बात करने का। Okay, so very good question. So quantum mechanics, already more than 100 years old, and quantum computing and quantum information that people are fascinated about now is about 30 years old. So what happened was, all this classical information technology that you see, that was based on classical information theory essentially. So people thought, okay, if you go to subatomic level, can you do something better? Can you do something miraculous? Can you do something wonderful? So with that motivation, people thought, what will happen if you exploit quantum systems like single photon or single electron, this kind of a subatomic particles. So with that idea, in 1985, डेविड डॉयस, वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, तो उन्होंने सोचा कि अगर क्वांटम वर्ल्ड का जो स्ट्रेंज फीचर्स है उसको अगर हम लोग यूज करेंगे
तो नए तरीके से हम लोग कंप्यूटर बना सकते हैं। एंड ये जो आइडिया उनके दिमाग में आया, ये इससे पहले रिचर्ड फेनमैन जो है, आप लोग भी उनका किताब पढ़ते हैं, रिचर्ड फेनमैन से लेक्चर सीरीज। जी जी तो जी उन्होंने भी ये सवाल एक्चुअली उठाए थे 1982 में कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेंगे जो कि अल्टीमेटली क्वांटम थ्योरी फॉलो करेगा, तो देन इफ यू वांट टू सिमुलेट दैट ऑन ए क्लासिकल कंप्यूटर लाइक योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, फिर वो काफ़ी मुश्किल होगा, यू कैनॉट डू एफिशिएंटली। सो you know, when you do a computation, you like to save runtime, you like to save, you like to do much more in a much faster way and so on. So ये जो चीज़ें हैं, ये उसमें ये अगर प्रॉब्लम हम लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने रेज किया था 1982 में, बट that was not enough. David Deutsch actually he tried to realize that if you use this wave particle duality जो हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज के BSc लेवल में, you know that because of wave particle duality we have this quantum interference of subatomic particles. Like if you do this standard Young's double slit setup interference experiment, and if you send particles one by one through double slit and you wait long enough, you will see interference. So this is one of the most miraculous thing that happens if you go to quantum world, which you don't see in classical world. Suppose there are two windows and you're throwing ball one by one, you will see at any point of time, one ball will go through only one window, okay? And if you wait long enough, you will see two humps, where the ball will hit, and then they will pile up, and you will see two kind of humps coming from two different windows. But if you do the same thing with electron or with photon, you don't see two humps, you see an interference. And that happens essentially due to the fact that each of these quantum entity, they somehow go through both the slit. So this is one of the most miraculous thing, most mysterious thing. We still don't know, we still don't understand completely, but it happens. And all the quantum feature or the strange feature that we see today essentially boils down to this quantum interference. तो ये जो फीचर है क्वांटम सिस्टम का या क्वांटम वर्ल्ड में जो भी एंटिटीज बिलोंग करते हैं, तो ये फीचर को उन्होंने रियलाइज किया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये जो फीचर है कि एक एंटिटी दोनों जगह एक साथ रह सकता है, तो इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कि क्वांटम सुपरपोजिशन। ओके, इट मीन्स कि अगर एक पार्टिकल का दो स्थिति है, ओके, जो दो जगह रह सकता है, मान लीजिए कि एक टाइम में यहाँ है, एक टाइम में यहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी और एक टाइम में ये पार्टिकल दोनों जगह रह सकता है। तो एसेंशियली लिटरली मीनिंग ऑफ दिस सुपरपोजिशन कि अगर आपके पास दो पॉसिबल स्टेट है सिस्टम का, तो वो सिस्टम के लिए ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों जगह एक ही साथ रह सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, सो ये जो फीचर्स है, इसको यूटिलाइज करके डेविड डॉयस प्रपोज किए कि ओके, इफ यू थिंक ऑफ a quantum system like a single electron has two spin, like spin up spin down, हम लोग सब लोग जानते हैं, राइट जी। सो अगर स्पिन अप है हम लोग इसको बोलेंगे 0, अगर स्पिन डाउन है हम लोग बोलेंगे कि ये 1 है। ये दो लॉजिकल स्टेट हो गया आपका। अभी ये जो मैंने बताया कि सुपरपोजिशन होल्ड करता है सिस्टम के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है, दिस कैन ऑल्सो रिमेन इन ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन। तो इसको हम लोग अगर रियलाइज करेंगे इंफॉर्मेशन के तरीके में, तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बोथ रिमेन इन अप एंड डाउन, दैट मीन्स it can both remain in 0 and 1. So this is the starting revelation or realization that David Deutsch took more seriously, और इससे ये प्रपोजल उन्होंने दिए कि ओके,
if you think of this as a new way of storing information, then you have a logical state which can exist both in 0 and 1. जबकि क्लासिकल वर्ल्ड में जो क्लासिकल इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो 0 और 1, 0 और 1 इसी की स्थिति में होता है. लेकिन ये जो क्वांटम सिस्टम है ये 0 and 1. सो दिस इज ए न्यू फीचर जो कि पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम सुपरपोजिशन, और ये क्वांटम सिस्टम के लिए ही होता है, बाकी किसी सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा, क्लासिकल सिस्टम में नहीं मिलेगा. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू रियलाइज, एंड नाउ यू हैव टू हैव अ कलेक्शन ऑफ दिस क्वांटम सो कॉल्ड क्वांटम बिट्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट वी से क्यूबिट. और इसी के साथ देन यू नो इफ यू रियलाइज मेनी number of these quantum bits, you can think of realizing a quantum computer. This is the starting point. Yes. यानी कि पहले हम लोग अभी हम लोग अपने जिस भी सिस्टम पे काम करते हैं वो है बाइनरी पे, और बाइनरी पे वो 0 या 1 देता है. 0 देगा एक टाइम पे या एक टाइम पे 1 देगा. बट क्वांटम सिस्टम में ये हो रहा है कि 0 1 तो दे ही रहा है, बट 0 1 एक साथ भी दे रहा है. तो साथ साथ एक स्थिति है सिस्टम का जो 0 और 1 दोनों में रह सकता है. तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग होगा तो इट इज लाइक लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग. एक साथ आपका 0 1 के साथ ही चलेगा. मान लीजिए आपके पास 2 क्वांटम बीट है. क्लासिकल वर्ल्ड में क्या होगा, दो क्लासिकल बीट अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 0 0 हो सकता है या 0 1 हो सकता है या 1 0 या 1 1 हो सकता है. लेकिन अभी 2 क्वांटम बीट अगर है आपके पास, so it can remain in all these 4 logical state. तो एक ही साथ में ये सारे चारों स्टेट में या स्थिति में रह सकता है. this is the strange thing that happens, but it happens. We don't know why it happens, but it happens, and people have done experiment and have realized, and nothing to doubt about this. So सर ये जो बाइनरी से हम लोग इस चीज पर आए हैं, इस स्थिति पर आए हैं कि वो सारी स्टेट्स एक साथ एक ही समय पर एग्जिस्ट कर सकती हैं. सो इससे कंप्यूटेशन में डेटा को मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इसे, या फिर डेटा का जो प्रोसेसिंग है वो करने में किस तरह से हमें हेल्प मिलती है, और जो कंप्यूटर्स हैं उसमें इस फिनोमेना को यूज कैसे किया जाता है. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. I told about a single quantum bit, but if you think of n number of quantum bit, okay, then you see the vast difference. If you imagine a classical n bit register, okay, this has 2 to the power n number of different logical state. तो इसका मतलब ये हुआ कि at any point of time आपके पास जो n bit register है वो या तो सारे 0 0 0 में रहेगा, या तो 0 0 0 लास्ट 1 में रहेगा, या तो 1 1 1 1 सारे 1 में इस टाइप का स्थिति में वो रहेगा. और ये जो कितने ऑप्शन है आपके पास, 2 to the power n नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास. लेकिन ये जो n क्वांटम बिट आप अगर लेंगे तो ये सारी स्थिति में रह सकता है, लेकिन इसके साथ साथ भी दिस कैन रिमेन इन ऑल दोज एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेट. दैट मीन्स यू सी with an increasing number of qubit, your number of logical state that system can have access to or potentially can explore growing exponentially with the number of qubit. Okay, so इतने सारे चीजों में, इतने सारे लॉजिकल स्टेट में जो रहेगा, और आप जब उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो इट इज लाइक यू आर एबल टू parallelly process all those exponential number of logical state. So this is the benefit you get due to this quantum superposition, which you don't see in classical world. So that is all about this quantum computing and its benefit. तो सर इसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहना चाहे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी में जब हम काम करते हैं तो हम कंप्यूटर के पास 2 ही लैंग्वेज के लिए 2 ही टूल दे रहे हैं, पर जब हम क्वांटम सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि उसके पास भाषा जो अपनी व्यक्त करने की एक जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है. अपनी भाषा को बताने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इस वजह से प्रोसेसिंग आसान हो जाती है. इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं. जी. तो सर अभी तक में हम लोग ये जानते आए हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स में
चीजें इस्तेमाल कैसे हो रही है। पर सर कई बार ये भी अगर क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा जाता है तो ये बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे ये जो चीज है वो काम करती है। अब प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग अगर पढ़ते हैं तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं और दो प्रिंसिपल हैं, कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब इन्हें यहाँ पर क्वांटम सिस्टम में आपने वैसे अभी अमूमन बता ही दिया है कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। बट अगर कोई बच्चा इस चीज को समझना चाहे कि एक क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हैं और दूसरा क्वांटम कंप्यूटेशन है, इन दोनों को जोड़ के कैसे समझ कैसे सकते हैं हम लोग कि ये दोनों आपस में किस तरह से लिंक्ड है? Yeah, essentially link is coming due to the fact that quantum computing, as you have realized, or as you might have read some articles, it is essentially kind of marriage between quantum mechanics and computer science. Or if you think of quantum information, it is kind of marriage between quantum theory and information theory. Yeah, before say 20-30 years, quantum theory एक अलग सब्जेक्ट था, इंफॉर्मेशन थ्योरी एक अलग सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस एक अलग सब्जेक्ट था। अभी क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं, जिन सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो दे आर ट्राइंग टू थिंक कि अगर हम ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इसके जो पोस्टुलेट्स है या जो भी रूल्स है या जो भी क्वांटम मैकेनिकल लॉस जो है, उस सारे चीज़ को हम लोग अगर यूज करेंगे तो क्या बन सकता है। क्या हम लोग कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, या क्या हम लोग कुछ नया कर पाएंगे, या हम लोग कुछ एक्साइटिंग चीज़ कर पाएंगे। द आंसर इज यस, यू कैन डू many exciting things, many new things, many imagine things which is not possible, you can not even imagine in classical world. So ये सब चीज़ लोगों ने डिस्कवर किया ओवर 20-30 years। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए एमएससी में हो या बीएससी में हो, जो क्वांटम मैकेनिकल जो पोस्टुलेट्स है या जो फीचर्स है या जो भी प्रिंसिपल्स है, essentially there are few, लेकिन it is really I would say really beautiful that those few things, few principles can predict so much new things, and still predictions are going on, over last more than 100 years, and once you predict something new, people can do experiment and they can verify your idea, and really amazing theory. So yeah. तो सर अब क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में तो काफी सारी बात हो गई, बट क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। अब तक तो हमें ये चीज तो पता लग ही गई है कि क्वांटम कंप्यूटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं और किस तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बन सकते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि क्या हमने क्वांटम कंप्यूटर्स अब तक बनाए हैं, और सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स इनमें क्या कुछ फर्क है, और अगर हमने क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए हैं तो कहाँ अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं बना पाए हैं तो कितना समय अभी हम लोगों को लग सकता है क्वांटम कंप्यूटर्स में? This is a very good question. So let me try to answer the second part, because once you understand that, then you will appreciate the power of quantum computer. So the difference between quantum computer and supercomputer is the following. So any supercomputer that you think of today, they're all classical computer. Okay. So the basic principle on which they are built is same as your desktop or your laptop. So there's no difference. It may have more powerful, more memory, more efficient, and so on, but still they're classical. Okay. That means the information that you store and you process, they are essentially classical systems, and they obey the classical laws of physics. When I say classical laws of physics, it could be Newton's law, it could be Maxwell's equation, or anything you study in classical mechanics. But quantum computers are fundamentally different than classical computer or even supercomputer. And quantum computer जो कर सकता है तो कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं कर पाएगा in principle. Okay, it doesn't mean that quantum computer can do everything faster than classical computer or supercomputer. No, answer is no. Okay, so people maybe maybe under wrong impression that if you have a quantum computer, you can do
everything faster, everything much more efficiently, much more in a powerful manner? Answer is no, not that. There are only class of problems which you can do on a quantum computer much more efficiently, much more in a speed up way, and so on. And the biggest challenge is to figure out what are those problems which you can solve efficiently on a quantum computer. So that is why majority of people in quantum computing science trying to figure out what can you do once you build a quantum computer. Okay, so this is answering about your second question. Now coming to the first part of your question, so that is, अभी तक quantum computer बनाया या नहीं? The answer is again no. We don't have a full-fledged quantum computer, but over last 3-4 years, there are many private companies starting from IBM to Google to by this time I think there are hundreds of companies, but IBM initiated building 5-qubit quantum computer, then went on building 15-qubit and so on. So currently, what we have is elementary quantum processor. Okay, we may not call those quantum computer because you cannot do everything on those devices, on those processor. What you can do is only specific problems that they are designed to solve. वो सारे चीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चीज के लिए जो चीज सॉल्व करने के लिए वो बनाया गया वही कर सकते हैं उसी सिस्टम में. तो आप लोगों को न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 2019 में गूगल ने क्लेम किया था कि उन्होंने 54 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाया, बट इट इज स्टिल नॉट अ क्वांटम कंप्यूटर, बट इट इज एसेंशियली क्वांटम प्रोसेसर. और उन्होंने क्लेम किया कि एक पर्टिकुलर टास्क जो कि बोलते हैं कि जनरेटिंग रैंडम नंबर, तो उसी चीज़ को उन्होंने 200 सेकंड में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था, जो कि सुपर कंप्यूटर में टेक अबाउट 10,000 years. So this only, I mean, this kind of task, this kind of experiment or effort is just to claim that yes, the basic principles that you are using to design quantum computer, they are real powerful than classical computer. Just to demonstrate that yes, indeed they are powerful, they are much more they have advantage, they have supremacy over classical computers. So this is what they try to demonstrate. And very recently, Chinese group, they are claiming that they have built some quantum computing processor with 66 number of qubit. But very soon, IBM, they're trying to go to about 100 number of qubit. But to build a full-fledged quantum computer, you need at least 1,000 number of qubit, which is a little far. But the way in which technology is progressing, so it may be feasible, maybe next 5 years or so, or maybe 10 years. But yeah, we still don't. I mean, we don't see. I mean, very soon that we will have a quantum computer, but at least few years will take. Yes. बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में जानी, और क्वांटम कंप्यूटर सभी बेसिकली स्पेसिफिक टास्क करते हैं, और जब बनेंगे भी तो आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टास्क जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे टास्क जो है वो अच्छे से कर पाए. तो दर्शकों को बता दो भाई, गेमिंग जो है वो तुम क्वांटम कंप्यूटर्स पे करने की मत सोचना, ठीक है? तो गेम्स खेलने के लिए नहीं बन रहे क्वांटम कंप्यूटर्स, it is for some different purpose. ठीक है? तो maybe you never know. I mean, somebody may come up with a cheaper version of quantum computer where you can play game. You never know. I mean, who knew, like say 30 years back, that we'll be playing with small computers in our hand. Mobile is like a computer. So yes, sir. I mean, so the way technology is progressing, you never know what will happen. But having said that, initially it will be too expensive, so we don't expect that we will be sending emails or we will be playing games and things like that, but never know what will happen. So yeah, so quantum computers और कंप्यूटेशन से थोड़ा सा बाहर आकर अब हम लोग चलते हैं एंटेंगलमेंट की तरफ.
तो क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरफ सर हम लोग बात करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट जब मैंने पहली बार सुना था तो एक शो देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ सर कि कहाँ मैंने ये चीज सुनी थी। एक शो देख रहा था, उसमें जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, नाम लेना चाहूंगा उनका, ब्रायन ग्रीन, काफी अच्छा होस्ट करते हैं वो। तो वो बता रहे थे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में क्या चीजें हो सकती हैं। और क्योंकि वो एक शो था तो काफी सारी साइंस की फैंटेसी जो है वो उन्होंने बताई कि क्वांटम एंटेंगलमेंट हो गया तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और फिर उसके इस्तेमाल से कभी कुछ ऐसा होगा कि शिवा मौर्य अगर यहाँ बैठा है और अगर शिवा मौर्य को टेलीपोर्ट करना है आपके पास, तो टेलीपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ डिस्ट्रॉय करके वहां जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ भाव है जो मेरे दिमाग में है क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेकर। तो क्या सच में कुछ इसी तरीके की बातें हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट की, या इससे कुछ ज्यादा है, कुछ अच्छा है, कुछ और ज्यादा बड़ा है क्वांटम एंटेंगलमेंट? Yes. So coming to this quantum entanglement, this is a, strange notion. I mean, very difficult to convey to common people, but I will try to, make it as simple as possible. So let me tell you a little bit history. How this idea and who coined this term and so on. So क्वांटम एंटेंगलमेंट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन ओवर लास्ट 20 ईयर्स और सो। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना है। दिस नोशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन श्रोडिंगर हिमसेल्फ। जो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं एमएससी में, मास्टर डिग्री में, जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो पढ़ते हैं, सेम श्रोडिंगर ही द पर्सन हु ट्राइड टू coined this term quantum entanglement, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फिजिक्स में 1935 में। और उन्होंने उसी टाइम रियलाइज किया था, आई डोंट नो हाउ, ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, देयर नो डाउट, आई मीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ लास्ट सेंचुरी, बट ही रियलाइज दैट क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसा एक कंसेप्ट है कि और इससे कोई वेर्ड कंसेप्ट नहीं हो सकता क्वांटम मैकेनिक्स में। ये सबसे वेर्डेस्ट कंसेप्ट है जो कि क्लासिकल वर्ल्ड से पूरे तरह का अलग है, ये जो कंसेप्ट है। तो उन्होंने ये उस टाइम रियलाइज किया था। और 1935 में, सेम ईयर में, आइंस्टाइन, पोडोल्स्की, रोजन, ये तीनों साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पेपर लिखा था, कैन क्वांटम थ्योरी बी कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट थ्योरी, ओके, और कैन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट। ये उनका एक पेपर था। और उन्होंने ये एंटेंगलमेंट को लेके आर्गुमेंट दिया था कि क्वांटम थ्योरी जो है शायद ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, उससे कुछ अच्छा थ्योरी शायद हो सकता है या कुछ आगे का थ्योरी हो सकता है, जो कि क्वांटम थ्योरी एक लिमिटिंग केस में आ सकता है। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वैसे और एक कुछ थ्योरी होगा जिसका लिमिटिंग केस होगा क्वांटम थ्योरी। ये उन लोगों ने क्यों सोचा? ये इसीलिए सोचा कि आइंस्टाइन, इवन दो ही इज वन ऑफ द founding father of old quantum theory, because he proposed this so-called quantum nature of light, and he used that to explain the photoelectric effect, for which he got Nobel Prize. So he played a very big role in development of quantum theory. But once it was developed by Schrodinger and Heisenberg and others, Dirac and other great people, he was very disappointed. He was not very happy with this kind of theory. Why he was not happy? Because quantum theory, you are trying to bring some kind of indeterminacy, some kind of probabilistic element. क्योंकि क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि जब तक आप कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, सिस्टम वो अपने आप इवॉल्व करेगा। भाई हम उसके जो भी फोर्स फील्ड है, जो भी हम टेक्निकल हम लोग बोलते हैं, जो हैमिल्टनियन बोलते हैं, अगर कुछ आप अप्लाई करेंगे सिस्टम के ऊपर, वो इवॉल्व करेगा, ओके। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसको या मेजर करेंगे, वो रैंडमली कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट में वो
ट्रांजिशन करेगा, जो कि वो फंक्शनल कोलैप्स हम लोग बोलते हैं. ओके, सो ये जो फीचर है, दिस वाज वेरी वेरी अनसेटिस्फैक्टरी फीचर टू आइंस्टाइन. He never believed that quantum theory, I mean, he never believed that a theory should have this kind of randomness. But now we know that it is there, it is very very inherent, we cannot remove this randomness. But at that time he was very very upset, very very, you know, disappointed with the quantum theory. इसीलिए उन्होंने ये यूज किया था, क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेके यूज किया था कि अगर ये क्वांटम एंटेंगल स्टेट है तो ऐसा ऐसा होगा. तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बट उन्होंने बताया कि अगर ऐसा एंटेंगल स्टेट होगा तो कुछ स्ट्रेंज फीचर आएगा जो कि थ्योरी में अलाउ नहीं होगा. तो इसीलिए क्वांटम थ्योरी कंप्लीट नहीं है, उसके आगे और कुछ होगा एंड सो ऑन. एंड आफ्टर दैट पेपर there are thousands of papers being written. I mean, many scientists have contributed in trying to resolve this issue, uh, but what is happening now in this new field is we're not trying to argue whether theory is complete or incomplete. Of course, there is a group of scientists who still think about this question, but what people are trying to ask is, ठीक है, अगर ये ऐसा स्ट्रेंज फीचर है एंटेंगल स्टेट का, तो इसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द न्यू थिंग पीपल आर ट्राइंग टू आस्क. और ये हुआ कि ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स की लोगों ने रियलाइज किया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट इज a kind of prime resource using which you can do many things. You can do quantum teleportation, you can do quantum cryptography, you can do quantum remote state preparation, you can do many things. You know, it has a lot of application. Okay, so it हो गया historical background. Now let me try to explain what this notion is. So quantum entanglement जो हम लोग बात करते हैं इस फील्ड में, ये एक स्ट्रेंज फीचर है जो आपको दिखेगा जब आप 2 या 3 या n नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ आप बात करेंगे. ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास 2 पार्टिकल है. ओके, और आपने वो 2 पार्टिकल को आपके लेबोरेटरी में बनाया बाय अलाउइंग देम सम इंटरेक्शन. दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ और एक बार हो जाने के बाद आपने इंटरेक्शन को स्विच ऑफ कर दिया, उसके आगे और कुछ इंटरेक्शन नहीं है. लेकिन अब आप क्या करेंगे कि एक पार्टिकल को आप मान लीजिए भेज दिए आपके पास और एक पार्टिकल भेज दिए मेरे पास. ओके, और एज लॉन्ग एज ये 2 पार्टिकल और तीसरे या चौथे पार्टिकल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये दोनों एंटेंगल स्टेट में रह सकता है. सो एंटेंगलमेंट इज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ लिंक which once established, okay, to remain intact, okay, as long as you can keep them isolated. और ये अगर किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपका पार्टिकल और किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो you will lose this entanglement. But if you can maintain this in isolation, then you can preserve this entanglement. ये जो एंटेंगल स्टेट जो है आपके पास जो बना के भेजा गया, इसका ये ब्यूटी है कि मैं अगर कुछ इसके प्रॉपर्टी अगर मेजर करूंगा, मान लीजिए कि ये जो 2 पार्टिकल बात कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि दो स्पिन हाफ पार्टिकल है. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है और उनका स्पिन है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो अगर ये 2 स्पिन के बीच में एंटेंगलमेंट है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. मान लीजिए कि ये स्टेट क्रिएट हुआ है, ये स्पिन अप स्टेट में और ये स्पिन डाउन दोनों का सुपरपोजिशन अगर है, तो अगर मैं इसको अप स्टेट में मेजर करूंगा तो आपका पार्टिकल भी अप स्टेट में मिलेगा, और ये अगर मैं डाउन में मेजर करूंगा तो आपका भी डाउन के स्टेट में मिलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो दे आर फार सेपरेटेड, स्टिल दे आर समहाउ स्ट्रांगली कोरिलेटेड. और ये जो स्ट्रांग कोरिलेशन है दोनों के बीच में, ये क्लासिकल वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, या आप कहीं भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. तो ये जो एंटेंगलमेंट है, आई मीन सिंपलेस्ट टर्म, एंटेंगलमेंट इज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ लिंक दैट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 2 पार्टिकल्स इवन इफ दे आर फार सेपरेटेड. और इसको हम लोग कुछ करेंगे तो उसको फील होगा, या उसको कुछ करेंगे तो इसको फील होगा. इट इज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रांग कोरिलेशन दैट विल रिमेन
as long as you keep them in isolation. जी। Yeah. तो मतलब एक को कुछ भी करेंगे तो दूसरे को वो होगा, और दूसरे को करेंगे तो पहले वाले को होगा, और ये तब तक रहेगा जब तक ये दोनों आइसोलेशन में हैं, दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी। तो मतलब कि कह सकते हैं कि सलमान खान हो सकते हैं ये जुड़वा वाले, बट जब तक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे तब तक। जी। तो ये थी कुछ बातें जो हमने सर के साथ करी, सर के रिसर्च के बारे में। अब यहाँ पर बात में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर के रिसर्च के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात करी है। सर के रिसर्च जो है वो और भी ज्यादा है, इसी फील्ड में है और ज्यादा डिटेल में है। मेरी एक समझने की क्षमता है, जिस समझने की क्षमता का अंत जो है वो यहाँ तक हो चुका है, और आगे चल के जब दोबारा मैं सर को रोजेंडा टॉक्स के लिए बुलाऊंगा तब और भी ज्यादा बातें करेंगे, आप लोगों के सवाल भी लूंगा मैं। बट अभी चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।